अ, मैं अशोक भाविष्टाले एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आपको लिए चलता हूं डायरेक्ट सेलिंग की उस खूबसूरत यात्रा में। देखिए, आज हम बात करेंगे विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। बट उसके पहले हम बातचीत करेंगे फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट टू फ्यूचर की बात मैं करने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कहां से हुआ। जैसे गंगा मैया का जन्म गंगोत्री से हुआ ना, उद्भव, वैसे डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कहां से हुआ। तो मैं विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले विजन देखते हैं। विजन क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन और विजडम। क्या होता है विजन? मैं हिंदी में समझाता हूं, चिंता नहीं करिए। सोचने की क्षमता कि भविष्य में क्या होगा, कल्पना करना, दूरदृष्टि, इसको बोलते हैं विजन। दृष्टि यानी जो सामने का दिख रहा है वो, और दूरदृष्टि यानी जो अभी हमको नहीं दिख रहा है वो, दीवार के उस पार देखना। ठीक। दूसरा शब्द है डायरेक्ट सेलिंग। ये परिभाषा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ली है, सरकार की परिभाषा है, किसी ने लिखी नहीं है, एज इट इज ली है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर products oblique services directly to the consumers through a explanation or demonstration by the products by a direct seller, generally in their homes or the homes of others at workplace and other places away from permanent retail location। इसका मतलब है कि कंज्यूमर द्वारा किसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग डायरेक्ट करना, लोगों के बीच में जाकर, या तो अपने घर उनको बुलाकर या उनके घर जाकर, लेकिन किसी परमानेंट रिटेल लोकेशन यानी किसी दुकान के अलावा जो ये कार्रवाई होंगी, क्योंकि दुकान में बहुत सारे, मार्केट में बहुत सारी परमानेंट दुकानें भी तो है, उन दुकानों के अलावा ये कैसा सिस्टम जिसमें लोग एक दूसरे को समझाएंगे, या तो उनको अपने घर बुला के, नहीं तो उनके घर जाकर, या किसी हॉल में, अदर ध्यान कोई भी लोकेशन हो सकती है, झूम भी हो सकता है, अदर ध्यान में सब आ गया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आ रही ना? मेरी बातचीत ठीक चल रही? चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दो तरीके की डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं हम। सिंगल लेवल यानी आप देखिए घर घर जाके लोगों को माल बेचना अकेले, एक बैग लटकाना, उसमें दो चार न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन पाउडर के डब्बे फेस वॉश डालना और घर घर जाके बेचना, ये भी डायरेक्ट सेलिंग है। और ये होती मल्टी लेवल। मल्टी लेवल यानी क्या? आपने कुछ साथियों को स्पॉन्सर करना, उसके नीचे फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, और नीचे तक जाना, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। तो अब आइए मैं आपको लिए चलता हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का चक्कर क्या है। चाहे आप सिंगल में बेचे चाहे मल्टी में बेचे, ये कंपनी है, कंपनी से यहाँ चीजें आते तक 190 की होती है, यहाँ 145 की मिलती है। यहाँ बीच वाले लोग मजा मारते हैं, 65 लाख करोड़ लेके जाते हैं। यहाँ आप पैसे कमाते हैं क्योंकि बीच में कोई है नहीं है, इसलिए बचाया हुआ पैसा डिस्काउंट ऑफर बोनस के रूप में आपको मिलता है। कितना मिलता है? हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं 65 लाख करोड़ का मामला है। ये देखो इधर रखे है ना, अच्छे लगते नहीं ये बंडल रखे आनंद सर, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब ये अंदर। इतने सारे बंडल रखे हैं, इसमें से दो चार आपको मिल जाए तो क्या गम है भैया? बताओ ना भौजाई भैया, क्या गम है बताओ? दो चार बंडल ही तो लेना है। एक 1 लाख का है, हमारे डी सर इसके आसपास लेते हैं ये 5 बंडल, सुजीत सर ने लिए ये 5 बंडल, है कि नहीं? तो ये आपको मिल सकते हैं 5 बंडल, एक भी मिल जाए तो बहुत है ना? 2 लाख का होता है तो 32 लाख करोड़ का मामला है। 45% कुछ कम नहीं होता, बहुत पैसे है। 32 के ऊपर 5 जीरो, फिर उसके ऊपर 7 जीरो लगाओ तब बनता है। कई लोगों तो गिनती ना आए, इतने पैसे है ना? अब देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, फिर भी लोगों का भरोसा इस तरीके के काम पे होता क्यों नहीं? बात ये है, इज नेटवर्क मार्केटिंग गुड और बैड? लोग इसी के चक्कर में पटे हैं। और इसका उत्तर जानते क्या है? इसका उत्तर है विश्वास व पुरुषार्थ की कमी। लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि इस तरीके का काम हो सकता है, और जिसको भरोसा है वो घर से बाहर नहीं निकलता, है कि नहीं? अभी ठंडी का सीजन आएगा, सर काइलो खटिया जाड़ा लगे, कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा भाई। ठीक। अब देखिए, ध्यान से समझना, ये स्लाइड, दो अगली स्लाइड आपको समझ में आ गई ना, सारा गेम क्लियर हो जाएगा। ये कहा है भैया? तमंचा बाबू। ठीक। कैसा है? ब्यूटीफुल है। आ जाए तो साला एकदम मरियल 45 किलो का आदमी में जान आ जाए, पावरफुल है। गोली साला किसी को फेंक के मारो कुछ नहीं होता, इसके अंदर डाल के मारो आदमी का राम नाम सत्य हो जाएगा। इनोसेंट है, निर्दोष है। ये अकेला कमबख्त किसी को नहीं मारता। कोई बंदूक आपने ऐसा देखी, मैं तो तेरे को मारूंगी, ऐसी कोई बंदूक देखी क्या आनंद सर? ऐसी कोई नहीं। बंदूक दुनिया में नहीं है। तो ये ब्यूटीफुल भी है, पावरफुल भी है, और इनोसेंट है, निर्दोष है। लेकिन ये देखिए, ये एक कोई बैंक है, अब जरा सोचिए, यही बंदूक ये बैंक में गार्ड के साथ में होती है तो हमको सुरक्षा का भाव आता है, हमारा पैसा हमारा गहना सब सुरक्षित है ना?
कोई गुजराती भाई होंगे तो। लेकिन यही बंदूक बैंक में ये भाई साहब के आदमी आई, ये मास्क लगा के आया एक विशेष प्रकार का, इसके हाथ में आ जाए तो आनंद सर असुरक्षा का भाव आता है ना। और ये बिल्कुल बिल्कुल। बाप बोले हमारा गहना रुपया पैसा सब लूट लेगा। अब मुझे बताइए, एक आदमी के हाथ में है तो सुरक्षा है और एक आदमी के हाथ में भय है, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि बताइए, गलती बंदूक की है कि व्यक्ति की है? बंदूक तो इनोसेंट है, पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, वो अपने आप से कुछ नहीं करती, लेकिन सही आदमी के हाथ में रहे तो परिणाम है सुरक्षा, और गलत आदमी के हाथ में रहे तो परिणाम है भय। वैसे यस ही यस। ये जो एमएलएम है ना भाइयों, ये ब्यूटीफुल है, पावरफुल है और इनोसेंट है, निर्दोष है। लोग बोलते हैं ना, हमें तो लूट लिया इन डायरेक्ट सेलिंग वालों ने। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट सेलिंग वालों ने नहीं लूटा, आपने खुद को लुटवाया है, अज्ञानता और अवेयरनेस की बजाय। ठीक। अब देखिए जरा सोचिए, ये इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मेला लगा है, मेला कंपनियों का लगा है, सही कंपनी चुन मेरे भैया। अब उसका फ्रेमवर्क आज आपको देंगे, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। एक कंपनी है जो 1 रुपया किसी से लेती नहीं, 1 रुपए के शैम्पू से लेके 5 रुपए की अगरबत्ती से लेके सब कुछ बेचती है। और कुछ लोग आपके घर में आते हैं, बबुआ 10,000 दे दे, तेरे को 20,000 देंगे 2 महीना में। कहाँ से देंगे? कोई आरबीआई से भी किसी का रूल है कहीं? ये चिट फंड है। अब मुझे बताइए, लोग इसमें जानबूझ के इस गलत चक्कर में, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में फंसे। तो मुझे बताइए, गलती एमएलएम के कॉन्सेप्ट की है कि चिट फंड की है, किसकी है बताइए? चिट फंड। बात समझ में आ रही है ना? बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती, किंतु दुर्भाग्यवश हर स्कैम यानी चिटफंड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को यूज करती है लोगों को फंसाने के लिए। इन लाइनों को ध्यान से देखना। क्या है आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यस। चिटफंड है? नहीं है। इसका सीधा मतलब है आप फ्री में ज्वाइनिंग लो और लोगों को जोड़ो और उनका भी जीवन खुशहाल बनो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस कंसेप्ट को यूज करता है कि तुम 10,000 दो, 10,000 के 2 मुर्गे लाओ तो तुमको हम 1,000 रुपए देंगे, फिर 4 मुर्गे लाएंगे तो उनको 1,000 तुमको 2,000 देंगे, तो ये मुर्गा बनाने का काम ये चिटफंड है। लेकिन कंसेप्ट तो डायरेक्ट सेलिंग वाला है ना। नई बात समझे? तो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चिटफंड नहीं होती, किंतु दुर्भाग्यवश हर चिटफंड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को यूज करती है लोगों को फंसाने के लिए। हमको समझना पड़ेगा, गलती डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट की नहीं है, वो तो 70 सालों से विश्वव्यापी है, प्रमाणित है। किंतु चिटफंड कंपनी चलाने वाले गलत लोगों की गलत सोच के कारण गड़बड़ हुई है, और ये हमको समझना पड़ेगा। और अब मैं आपको लिए चलता हूं फ्रॉम हिस्ट्री टू द फ्यूचर, द बिग हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और ये किसके लिए है? जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है सुनना, और जो नहीं कर रहे उनके लिए भी सुनना जरूरी है, कम से कम निगेटिविटी तो नहीं फैलाएंगे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। अपने लोगों की वजह से निगेटिविटी है भाई साहब। यस। अपने लोग, अपने चाचा मामा दादा, अपने पड़ोसी लोग निगेटिव करते हैं। बात समझ में आई? तो वो भला ही भैया बबुआ बहना भौजाई मत करो डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन ये समझ लो अभी ये है क्या चक्कर। आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत धारणा आपकी खत्म हो जाएंगी। देखिए, लोग बोलते हैं एमवे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है पहली, गलत। नहीं। पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1886 में आई थी, एओन, जो ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस करती है, आज भी हिंदू वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनियों में आती है। भैया बिल्कुल रिकॉर्डिंग वगैरह मत करिए कुछ भी, ये सारा यूट्यूब चैनल पे आता है, आप देख लीजिएगा। 1886 एओन विश्व की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मिस्टर मिसेस पीएफई एलबी नाम की एक लेडी थी जो घर घर जाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती थी, और उसी को डायरेक्ट सेलिंग की जनक माना जाता है। ठीक है, यस। हालांकि वो कोई रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन वही है। लेकिन सही कहानी चालू हुई 1930 से। 1930 में कार्ल रेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था जो बेसिकली चाइना का था। उसने अपना विटामिन का प्रोडक्ट डेवलप किया। ये विटामिन प्रोटीन की गोली जो अपन न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन बेच रहे हैं ना, ये उसने प्रोडक्ट डेवलप किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि चाइना में तो सरकार कट्टरपंथियों की सरकार है, वहां तो बेचेगा तो साला फांसी पे ना लटका दे। इसने देखा कि अमेरिका, कैलिफोर्निया नाम की जगह है अमेरिका में, वहां पे इन्होंने देखा कि लोगों का जीवन स्तर, पिज्जा बर्गर ये सब खाने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और वहां लोग अवेयर भी है, पैसा भी है। तो ये 1934 में कैलिफोर्निया गया और वहां कैलिफोर्निया विटामिन नाम की कंपनी बनाई, जो सीधे लोगों को विटामिन प्रोटीन के प्रोडक्ट देती थी। लेकिन 1939 में इसको समझ में आया कि कैलिफोर्निया विटामिन ठीक नाम नहीं है, इसने न्यूट्री लाइट नाम दिया उसको।
न्यूट्रीलाइट नाम की कंपनी बनाई। और ये इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटर जो लोगों को माल देते थे वो थे ली एस मैटिंगर एंड विलियम एस कैसलबेरी। ठीक है, आपको नाम भी पता चलेंगे। ये इन लोगों के साथ में मिलके कार्ल रेनबर्ग ने ये काम चालू किया। लेकिन किसी ने एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट डाल दी कि ये कार्ल रेनबर्ग कमबख्त यहाँ आके के विटामिन प्रोटीन की गोलियां बेच रहा है। अब एफडीए जानते हैं ना आप कैसा है, डी सर एफडीए साला पता चल जाए फांसी चढ़ा देते हो। भयंकर कड़क कानून है अमेरिका का, इंडिया का थोड़ी है कि डाइक्लोविन की जगह डब्ल्यू की जगह वी लगा के बेच देंगे, नकली गोली कुछ नहीं होगा। वहां तो पता चल जाए भाई साहब, छोड़ते नहीं है। इसको बुला, कहा है रे तेरा ये, काहे बेच रहा है, परमिशन लिया किससे, कमबख्त लटका देंगे। इसने हाथ पांव जोड़े कार्ल रेनबर्ग ने, मेरे माई बाप मेरे को छोड़ दो, मेरे को मालूम नहीं था। और इसने वो डायरेक्ट गोलियां बेचना बंद कर दिया। लेकिन उसी समय दो पागल दीवाने ज्वाइन किए थे, जय वान एंडेल एंड रिचर्ड डेवोस, एमवे को ज्वाइन किए थे, न्यूट्रीलाइट को। और ये भी उसका काम करना चाहते थे। लेकिन ये कार्ल रेनबर्ग ने क्या बोला, बाबा मैं डायरेक्ट नहीं बेचूंगा, अब मैं ऐसा बकायदा लाइसेंस लिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। और जिस तरीके से दवाइयों की सेल होती है ना एमआर के माध्यम से, उस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस में मूव कर गया। लेकिन ये दो दीवाने थे, इन्होंने बोला यार अच्छा मौका था यार, क्या कॉन्सेप्ट है साला डायरेक्ट बेच के करोड़पति बनने का। वो बोलते ना जैसे डी सर के दिमाग में 1000 करोड़पति की स्टार रूबी की बात चली गई, वैसे इनके दिमाग में ये घुस गया था कंसेप्ट भाई साहब। तो इन्होंने क्या किया, जोड़ तोड़ करके अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर कानूनी लड़ाई चालू की। लेकिन उसी बीच टपरवेयर नाम की एक कंपनी है, 1951 में इसको पता चला साला डायरेक्ट बेचने का चक्कर है। इसने बोला दवाई को रोक लगाए है। इसने क्या किया, टपरवेयर प्लास्टिक और होम अप्लायंसेस बनाती है। इसने क्या किया, पार्टी प्लान मेथड, जिसको अपन होम मीटिंग बोलते हैं ना, लोगों को घर में बुलाना, खिलाना पिलाना और अपने प्लास्टिक के होम अप्लायंसेस के सामान बेचना शुरू कर दिए। तो इस लिहाज से डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी तो टपरवेयर बनती है। लेकिन इस बीच 1959 तक के 1958 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया साबित कि भाई डायरेक्ट सामान बेचना लोगों को कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये विटामिन प्रोटीन का थोड़ा सा अभी आप रुकिए, उसके ऊपर लड़ाई और चलते रही। लेकिन जय वान एंडेल और रिचर्ड डेवोस को ये परमिशन मिल गई कि आप ये साबुन वगैरह पेस्ट वगैरह ये जो चीजें होती है ना, ये आप बेच सकते हैं लोगों को। तो इन्होंने 1959 में जय वान एंडेल एंड रिचर्ड डेवोस, वो कार्ल रेनबर्ग तो अलग रह गया, इन्होंने अमेरिकन वे यानी एमवे का पूरा नाम है, अमेरिकन वे के नाम से हाउस होल्ड की कंपनी चालू की। और 1972 आते तक, ये लगभग 1965 के आसपास जो वो लड़ाई जीत गए सुप्रीम कोर्ट से, और इनको वो विटामिन प्रोटीन की गोलियां बेचने की भी परमिशन मिल गई। और 1972 में एमवे ने कुछ कंट्रोलिंग पावर खरीदे न्यूट्रीलाइट के, कि भैया गोलियां तुम हमको दो, हम बेचते हैं, प्रोटीन पाउडर वगैरह जो है तुम हमको दो। तो 1972 में खरीदा और नेटवर्क की ताकत देखिए। 1994 आते आते एमवे ने न्यूट्रीलाइट को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया। आज कार्ल रेनबर्ग के पास कुछ नहीं है, ये दोनों लोग उसके मालिक हैं। और मैं बताऊं, गवर्नमेंट के एडॉप्शन पॉलिसी पे चलता है पूरा, एक आदमी कोई भी वहां ये बॉस नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सब लोगों का भविष्य सुरक्षित है। और आपको एक बात बताएं, जो एमवे है ना, विश्व के कई देशों में अपनी साख बहुत तेजी से उनने फैला के इतना बढ़िया हो गया काम कि डीएक्सएन, हर्बल लाइफ, ओरिफ्लेम, फॉरएवर लिविंग जैसी कई सारी विदेशी कंपनियां भी आई। और डायरेक्ट सेलिंग लगभग 125 देशों में फैल चुका है, इससे भी ज्यादा देशों में जा चुका है। और इसका परिणाम क्या है, 1000 से ज्यादा लोगों के पास खुद के प्राइवेट प्लेन है और 100 से ज्यादा लोगों के पास खुद के प्राइवेट आइलैंड है। ये इसका चमत्कार है। आप देखिए, ये टपरवेयर जो मैं बता रहा हूं ना, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, आपने नाम भी सुने होंगे। ये देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, हम और रॉबर्ट कियोसाकी के साथ है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते। ये किताब हमने 2011 में खरीदी थी। इस किताब को जब पढ़ा तो तब हमको पता चला। तो ये हो गया आपका विश्व का डायरेक्ट सेलिंग का डाटा। मामला कहां से चालू हुआ, 1886 से, और मामला चलते 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 आगे आया। अब देखिए, बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमको बाहर से क्या लेना देना भैया, हम तो अपना भारत का जानेंगे क्या हुआ। अब आइए चलते भारत की हिस्ट्री में। अपनी बातचीत ठीक जा रही है, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। भारत हर काम में विकसित देशों से 60-70 साल पीछे रहता है, सही बात है आनंद सर? ठीक बात है नहीं? ये तो पीछे रहते हैं, क्या करेंगे भैया, आप पीछे रहते हैं। तो ये हमारा इंडिया जैसा भी हो, लेकिन हम इंडिया में देखते क्या हुआ, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया।
लोग बोलते हैं एमवे पहले आई, गलत जानकारी है। 1995 में, 1994 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जी की जब गवर्नमेंट थी, तब 1995 में एक स्वीडन की कंपनी आई थी ओरिफ्लेम भारत में। ठीक है, तो पहली कंपनी स्वीडिश कंपनी है और 5 मई 1998 को एमवे आया भारत में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। 3 साल बाद कुछ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी, जैसे मोदी केयर एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो चालू हुई। और चिटफंड की कंपनियां भी, जैसे स्पीक एशिया वगैरह आपने नाम सुने होंगे ना, रुपए के बदले क्लिक करो, एडवर्टाइज करो, सोना चांदी, पता ना कितने टाइप की कंपनियां आई, ज्यादा विस्तार में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक अनुमान के अनुसार 45,000 कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह भारत में एक्टिव हो गई। अब मालूम है मामला क्या है? आपको याद होगा किसान टार्च बनाया था जापान वालों ने सबसे पहले। वो किसान टार्च बेचने के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट में परमिशन लिए, अप्रूवल के लिए, कि हम इंडियन मार्केट में बेचना चाहते हैं। दिल्ली वालों को पता चल गया, इस अब परमिशन मिलने में 5-7 महीने लगे। इससे पहले कि वो जापान की कंपनी को परमिशन मिलती, दिल्ली वालों ने दिल्ली में क्या किसान टार्च बना के मार्केट में 500-800 के भाव से बेच दी। जब उसको 2,500 की परमिशन मिली, कोई खरीदने वाला ही नहीं था। इंडिया के लोग कितने होशियार है डुप्लीकेसी करने में, आपको मालूम नहीं। जैसे ही देखा कि साला ये हमें बहुत बढ़िया है यार, लोगों को मुर्गा बनाओ, पैसे कमाओ, 45,000 कंपनियां कुकुर मुत्ते जैसी आ गई। यस, सितंबर 2020 में एक बहुत ही जानी मानी कंपनी, पहले से करोड़पति लोगों की कंपनी आई, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम ब्रांड नाम से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, उद्भव हो गया आरसीएम का। ठीक है, आगे देखिए, मामला अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, क्लाइमेक्स बाकी है पिक्चर का। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। 2010-11 में सरकार द्वारा सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की कार्रवाई और जांच शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया भर की कंप्लेंट चली गई। कुछ राजनीतिक नेताओं का विद्वेष कहिए या अज्ञानता कहिए या अवेयरनेस की कमी, बहुत सारा बात है, उसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये मंच नहीं है वो बात करने का। लेकिन कार्रवाई हुई और कुछ बहुत सारी नामी गिरामी कंपनियां भी इस चक्कर में शटर डाउन हुई। और ये कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, गांधी जी भी देश को आजादी दिलाए, वो भी जेल में गए, कर डी सर बताए थे। लेकिन जेल में जाने के बाद में ऐसी छाप छोड़ी साहब कि डंडा और एक धोती पहन के जो निकले ना, तो नोट पे छप गया बापू, है ना। तो एक दिन हमारे टीसी सर का भी ऐसा ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप ऐसा बिल्कुल परेशान मत होइए कि कोई इसमें शर्म की और अपने आप को नीचा सर दिखाने वाली कोई बात नहीं। हम तो आरसीएम को जानते, कोई नहीं जानता वानता, क्या जानते, अभी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीएसए जैसी संस्थाएं बनी, धरने हुए, भूख हड़ताल हुए। ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, लोग बोलते हैं हम आईडीएसए के मेंबर है, कुछ नहीं है। ये कुछ कंपनियों द्वारा बनाई गई एक संस्था है। और जो कि देखिए, एक आदमी अपनी बात रखता है, उससे अच्छा 4 आदमी मिलकर सरकार के सामने रखे वजन पड़ता है। लेकिन ये सरकार की अधिकृत संस्था नहीं है, दोनों केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का एक संगठन है। तो ये संस्थाएं बनी, लेकिन इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। ये देखिए आप थोड़ा सा, 1 मिनट कुछ पल मुझे दीजिए, क्योंकि मैं साउंड शेयर करना भूल गया हूं। मैदान में काफी राजस्थान में भी, तो मैं बहुत सोचता रहा। फिर जब मैं घर गया तो मैंने कहा यार, ये बंदे जो आए थे ये तो एक टाइप की कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। कितना ये स्ट्रगल किया था वहां पर, एक रामलीला मैदान में, काफी राजस्थान में भी, तो मैं बहुत सोचता रहा। फिर जब मैं घर गया तो मैंने कहा यार, ये बंदे जो आए थे ये तो एक टाइप की कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। ये है मोहम्मद जाकिर हुसैन। इसमें आपने वत्स सर को, विजय विरोधिया सर, कोठारी सर दिखे होंगे आपको। बहुत ही छोटी क्लिपिंग मैंने डाली समय बचाने के लिए, लेकिन इस तरीके से प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए। और फिर सब लोगों ने मिलके सबसे पहले एक आरटीआई लगाई गवर्नमेंट को कि भैया ये बता दो, तुम हमसे बोलते हो कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पे वैट दो। उस समय जीएसटी नहीं थी, हमारा चेक आया, उससे डी सर टीडीएस कटता था कि नहीं पार्ट 1 में भी सर? करता था। तो तुमको हमसे टीडीएस भी चाहिए, वैट भी चाहिए, साला हम है कौन बताओ? यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या थी? जायज बाप की नाजायज औलाद। तुमको सब चाहिए लेकिन नाम नहीं देंगे बबुआ तुमको। यही था ना डी सर?
आरटीआई लगाई कि पहले साला तुम ये बताओ हम आते किस में है, तो वहां से रिप्लाई क्या आता है, हमको नहीं पता तुम किस में आते हो, सरकार को खुद ही नहीं पता था। ये उसका रिप्लाई है, ये देखिए। ये मैं लेटर दिखा रहा हूँ आपको, सरकारी लेटर है ये, और ये एपिसोड नंबर 25 और एपिसोड नंबर 109 चैट विद सुरेंद्र वस में है। मैं अपने तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, खाली मेरे में मेहनत करने का पावर है, वीडियो को 50 घंटे तक के देख के और स्टडी करने की ताकत है, इसलिए मैं ये डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। आरटीआई लगाई, सरकार को मालूम ही नहीं हम कहाँ आते हैं। बाद में पीएमओ में आरटीआई लगाई वत्स सर वगैरह ने। ये देखिए रितु शर्मा वहां के सेक्शन ऑफिसर थे, तो पीएमओ ने बताया कि हो साला बात तो सही पूछ रही है, आते काय में है। तो बाद में रिप्लाई आया वहां से कि भैया हम पता करते हैं, बताते हैं आपको काय में आते हैं। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताया कि ये कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। तो पहली बार सरकार ने यह माना कि आपका बाप जो है ना वो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और एफएसएसआई और फिकी भी आपको सपोर्ट करेगी। पहली बार सरकार ने माना। अब कहानी क्या गई, इसके बाद फिर आरटीआई लगी, तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल जांच कमेटी बनी कि ये लोग जो धरने वरले करने, ये तो सही आदमी बोल रहे हैं, ये गलत कहाँ है। बहुत सारी कई दौर की मीटिंगों का दौर चला, बैठक हुई, सरकार को समझाया गया, सरकार बोलते हमको ही नहीं मालूम। जाकिर हुसैन साहब ने उस इंटरव्यू में कहा है कि जब लोग पेपर लेके आते थे तो हम बोलते थे पेपर रखो, हमको समझाओ, बोले ये है का चक्कर। तो वह सर बहुत सारे कंपनियों के लोग उनको समझाए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और जब वो आदमी को समझ में आया सर, तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, और ये व्यक्ति मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, ये व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है सर। इन्होंने उस बात को समझा, ये उस समय सेक्रेटरी थे इस मंत्रालय के, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है। ठीक है, अभी इनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान किया। और ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग, ये देखिए फिकी एंड केपीएमजी की रिपोर्ट डायरेक्ट सेलिंग की इशू कर रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है। और ये देखिए डायरेक्ट 2015, देखिए ये जाकिर हुसैन साहब टीसी सर के बाजू में खड़े हैं, ये देखिए, यस ये जाकिर हुसैन साहब, और ये देखिए ये जाकिर हुसैन साहब डायरेक्ट सेलिंग के ये कार्यक्रम में यहाँ पे है, इन्होंने बहुत योगदान दिया सर। और फाइनली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम ये गाइडलाइन ला रहे हैं, और ये देखिए नीचे में देखेंगे श्री मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब के यहाँ पे हस्ताक्षर आपको दिखेंगे। तो ये वो व्यक्ति है, बहुत ही बढ़िया नेक दिल इंसान, और डायरेक्ट सेलिंग के लिए सरकार ने गाइडलाइन इशू कर दी। ये उस गाइडलाइन की कॉपी है 26 अक्टूबर 2016, ठीक, गाइडलाइन इशू कर दी। गाइडलाइन इशू की एक फ्रेमवर्क बनाया, इसकी कॉपी अगर किसी को चाहिए पीडीएफ भारत सरकार का, मैं आपको दे दूंगा इसके बाद में, या मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक डाल दूंगा, उसकी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ, वो लंबा चौड़ा 60-65 पेज का पूरा डिटेल है, आप उसको पढ़िए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डालेंगे, उसको आप पढ़िए। ठीक है, ये कुछ मैं कानून आपको बताता हूँ। भारत के कानूनों के तहत ये पंजीकृत संस्था होगी, 30 दिन की गारंटी देना पड़ेगा, 5 वर्षों के दौरान किसी क्षेत्र न्यायालय क्षेत्र में मालिक दोषी नहीं होना चाहिए, विक्रेताओं को जांच प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस तरीके से देखिए, अपने वेबसाइट पे जाइए, आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कि नहीं बकायदा, उसको प्रिंट मार के टांगिए ना गले में। अब ये नियम बनने जा रहा है, मैंने नए नियम की कॉपी पूरी तो नहीं पढ़ पाया हूँ, एक 12 पेज का मेरे पास में शॉर्टिंग उसका आया है, 6-7 पेज मैंने पढ़े हैं, उसकी भी लिंक में डाल दूंगा। नया नियम अभी आ चुका है, तो ये जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। कपटपूर्ण भर्तियां नहीं करेगा, अनुचित प्रलोभन नहीं देगा, है ना, और केवल वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के बदले किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने से बचेगा, कि पैसे के बदले पैसा दिया तो चिटफंड में आएगा, सीधा 6 महीने जमानत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा प्रस्तुतिकरण जैसा जिसे सत्यापित ना किया जा सके नहीं करेगा। जैसे आपने बोला हमारी साबुन 500 की है, तो मंत्रालय बोलेंगे इधर आ रहे कमबख्त, बता रहे कहाँ डाला तूने 500 लाइक इसमें, चेक कर जरा इसके साबुन लटका फांसी को कमबख्त को, है ना। आप गलत प्रस्तुतिकरण नहीं दे सकते हैं, कोई नवीनीकरण और प्रवेश शुल्क नहीं ले सकते। जिसने भी ज्वाइनिंग के नाम पे मांगा ना पैसा, चप्पल नहीं तो जूता मारो तेरे को खींच के। सरकार ने लिखा है पैसा नहीं लेंगे, तो काहे पैसा मांग रहा है, 100 रुपया भी मांगे तो चप्पल जूते से धुनाई कर दीजिए उसकी। ठीक है, कोई अनुचित लाभ नहीं प्रदान करेगा। और ये सारे जो कॉपी है इसकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके ये देखिए, कोऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इसमें इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहां से आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन खामी क्या थी मालूम है, ये गाइडलाइन है भाई साहब, मानना या ना मानना राज्यों के ऊपर निर्भर था। गाइडलाइन का मतलब क्या है, मास्क पहन के चलो, बार बार हाथ धो,
कितना लोग पहनता है, गाइडलाइन है। लेकिन नियम बना दो बिना मास्क के दिखे तो 500 का चालान, फिर क्या होगा आनंद सर? ढूंढ ढूंढ के पहनेंगे लोग। गाइडलाइन और नियम में बहुत फर्क है। ये गाइडलाइन थी, केवल 17 राज्यों ने इसको माना था, लेकिन इस गाइडलाइन का ही जादू देखिए। हमको तो किसी सरकारी कागज पे डायरेक्ट सेलिंग का नाम चाहिए था, और गाइडलाइन का जादू देखिए क्या है। ये देखिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, सरकार ने माना डायरेक्ट सेलिंग। नीति आयोग ने डायरेक्ट सेलिंग पर जोर देने की जरूरत। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब, स्वरोजगार का साधन बनेगी डायरेक्ट सेलिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार वैध 420 लाख करोड़ का हो जाएगा। करिए सपनों को कैश। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का फैलता जाल। नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये रोजगाराच्या संधी। आमच्या महाराष्ट्रीय भाऊ बहिणींना बिलकुल भी परेशान व्हायची काही आवश्यकता नाही आहे। तुमच्याकरिता सुद्धा पेपर टाकलेला आहे मी यामध्ये। ओके, तो जय महाराष्ट्र। डायरेक्ट सेलिंग बिक्री कानून पर अमल से उपजेगा 1 करोड़ रोजगार। 16 जून 2018, दैनिक जागरण लखनऊ। बिहार वाले भाई परेशान मत हो, आपका भी आएगा कोई। ज्यादातर उद्यमी गरीब नहीं बनना चाहते, इसलिए गरीबी बड़ी समस्या। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बिक्री 24.26% बढ़ी। दैनिक जागरण पटना 17 जून 2018, डायरेक्ट सेलिंग कानून पर अमल से आएगा 1 करोड़ रोजगार। भैया भौजाई देखो, पटना का भी पेपर दिखा है तोहार खातिर। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा देश में फैल गए एकदम डायरेक्ट सेलिंग बिक्री। ये देखिए, ये एक हमारा जमुई विधानसभा का युवक का जोश देखिए। ऐसा नहीं है, रोजगार को लेके पहले स्पष्ट शब्दों में समझिए होता क्या है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे, हम जमुई विधानसभा से हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं युवा होते हुए भी मैं भी ग्रेजुएट हूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं। आज मैं खुल्लम खुल्ला कह सकता हूं कि एक युवा होने के नाते 75,000 रुपया मिनिमम हर महीना मैं नेटवर्क मार्केटिंग से चेक बनाता हूं। रोजगार का डिफिनेशन लोगों के दिमाग में गलत तरीके से घुसा है। कोई भी सरकार सारे युवा को रोजगार नहीं दे सकती। वाह, क्या बात। ऐसा नहीं ये है, आपके बिहार में, जमुई शायद बिहार में ही आता होगा, ऐसा जी, मुझे जी। लगता है। यस यस, बिहार में ही आता है। हाँ, तो वहां नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना जरूरी है। ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मचारियों को एंटरप्रेन्योरशिप में सक्षम बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग 5 साल में 14.5 लाख लोगों को मिलेंगे जॉब। ये देखिए, छा गए। अच्छी नौकरी चाहिए तो टीम वर्क सीखो। बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए का होगा। कोरोना काल में भी बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार आईडीएस से। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 13,080 करोड़ के बाहर। जीत डटने से नहीं हटने से मिलेगी। हमने कार्यक्रम किया था 9 जून 2021 को आदरणीय सुजीत सर के साथ। पहले मेरे को देखते से ही पत्रकार गायब हो जाता था, कुछ समझाएगा बोले। अब पत्रकार 14 पत्रकार हमारी मीटिंग में आए थे आनंद सर, और ना केवल आए बल्कि सौसर के हमारी एरिया के बड़े बड़े पेपरों में छापे। ये देखिए फोटो छपी भाई साहब पहली बार, और 9 जनवरी 2021 का ये कार्यक्रम था। ये देखिए पूरे पेपरों में छापा गया, हमने छपवाया। मतलब लिखो, ये देखो कॉपी दिखाई उनको। ये देखिए, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। Yes. केवल गाइडलाइन ने इतना चमत्कार कर दिया भाई साहब, केवल गाइडलाइन ने। अभी कहीं जाइएगा मत, पिक्चर अभी बाकी है। सही है, आगे Yes, बताए yes, कि yes. रोक दे प्रेजेंटेशन। ना ना सर, ठीक है, चलिए। पहली बार भारत सरकार ने किसी पक्के कानून में ना केवल डायरेक्ट सेलिंग का नाम आया, बल्कि सरकार द्वारा इसे परिभाषित भी किया गया। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन से इतना भूचाल आ गया था। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद वो हुआ जहां से अशोक भाविष्टाले ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। मैं अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया था, देख रहा था आनंद सर कैरियर लगाए या न लगाए। यहां से मैंने ज्वाइन किया था फरवरी 2019, और मुझे ये मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। 9 अगस्त 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिवाइज किया, क्योंकि वो पुराना हो गया था ना। उस समय अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ था क्या, तो इन्होंने बोला नहीं साला अभी तो बदलना पड़ेगा, इसको बदला। और पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 7 के सबसेक्शन बी में क्या आया, ये देखिए। The expressions buys and goods and hires or avails any services includes offline or online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling or multi-level marketing। पहली बार लिखा साहब,
किसी पक्के कानून में जो लोकसभा राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होके बाहर आया, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का नाम था। और क्या लिखा कि आप वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी टेली शॉपिंग से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग से भी कर सकते हैं। बजाओ ताली, पहली बार सरकार ने माना कि डायरेक्ट सेलिंग हमारी जायज नहीं, नाजायज नहीं, जायज औलाद हम बनाने जा रहे हैं। यहीं से संकेत मिल गए थे। और इसके सेक्शन 13 में क्या लिखा है? द डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर अदर देन अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों और वस्तुओं का थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। लोग बोलते हैं ना जोड़ा जाड़ी का काम है। अरे हाउ ना बाबू, है ना। अब तो सरकार खुद जोड़ा जाड़ी के लिए बोल रही बना, काहे नहीं करते जोड़ा जाड़ी। प्लीज डोंट रेज हैंड्स, प्लीज डोंट रेज हैंड्स। क्या बोल रही सरकार? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर देन परमानेंट रिटेल लोकेशन, यानी लोगों का समूह बनाकर कर सकती है कि नहीं, इसका यही मतलब होता है ना डी सर? यस 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 एग्जैक्टली। काहे जोड़ा जाड़ी से डरती है भैया सरकार जब बोल रही? तो बात समझ में आ रही ना? चलिए बहुत बढ़िया, आप आगे चलते हैं। एज पर फिक्की एंड केपीएमजी। फिक्की क्या चीज है भाई साहब? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री का पूरा संस्था है। इसके एक इशारे पे इंडस्ट्री हिल जाती है भाई साहब, इतनी विश्वसनीय संस्था है। 1955 से इसकी रिपोर्ट पे भरोसा किया जाता है आंख लगा के। और केपीएमजी क्या है? पूरे वर्ल्ड के एफएमसीजी कारोबार का ऑडिट करने वाली संस्था है। छींक मार देना तो कंपनियों का बैलेंस शीट गड़बड़ा जाती है। जैसे अभी रोनाल्डो ने कोका कोला की 2 बाटलें उठा के उधर रख दी, 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया कोका कोला को। हुआ कि नहीं हुआ? आपने देखे होंगे, वीडियो दिखाऊंगा आपको। इतनी बड़ी संस्था है ये। और इन्होंने क्या कहा? एज पर फिक्की एंड केपीएमजी प्रोजेक्शंस डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया विल बी रीच 64,500 करोड़ बाय 2025। 2025 के पहले 64,500 करोड़ का हो जाएगा। अभी 300 करोड़ में ये हालत है भाई साहब। 300 करोड़ का टर्नओवर है आरसीएम का, 64,500 करोड़ में क्या हो जाएगा? सोच के देखिए। और सरकार ने स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेड इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे कैंपेन में डायरेक्ट सेलिंग को ले लिया। विश्वास नहीं आता तो ये देखिए, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को अपनी रोजगार सृजन की योजनाओं में शामिल किया। देखिए, अशोक भाविष्टाले नाम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और जिस एनएसडीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग मरते हैं ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बैंक का मैनेजर बाजू में बिठा के चाय कॉफी पिला के लोन देता है। सही कह रहे हैं ना डी सर? एनएसडीसी मामूली संस्था नहीं है भाई साहब। बैंक आपको स्किल्ड मान लेती है इस सर्टिफिकेट से। ये अभी बंद है, बाद में आप बनवाइएगा आनंद सर, सब लोग इस पे ध्यान दीजिए। ये एक सर्टिफिकेट भूचाल ला देगा। मैंने खुद पहले अपना बनवाया, मेरी टीम के भी कई लोगों के बने, अभी रोक लगी हुई है। इस पे भी एक आध दिन हम प्रेजेंटेशन लाएंगे। और डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए, मुख्यमंत्रियों को क्लियर कहा। और ये देखिए क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे। लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए
वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। एक बार ताली बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं, बल्कि गर्व से उनका प्रचार भी करना है। यही तो है आरसीएम। क्या है? इशारा समझो भाई साहब, प्रधानमंत्री डायरेक्ट आके थोड़ी बोलेंगे। यस, ये देखिए, ये विश्व स्तर पे आपका अमेरिका 2587 करोड़ डॉलर के साथ नंबर 1 है, इंडिया बहुत पीछे है। लेकिन ये देखिए, यूएसए वर्सेस इंडिया डायरेक्ट सेल्स का प्रोजेक्शन एकेडमी में हमको पढ़ा है वत्स सर ने। क्या बोल रहे? यूनाइटेड स्टेट का जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो जो है, वो -0.4% के हिसाब से नीचे जा रहा है, क्योंकि 32 करोड़ लोग ही है वहां पे, और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग किसी न किसी कंपनी के साथ में एसोसिएट हो गए हैं। ठीक, और सरकारी गाइडलाइन है। लेकिन भारत में केवल गाइडलाइन आने की वजह से 16.3% के हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से 2019 में वो 35,210 यूएस डॉलर थे, हम 2477 है। 2020 में हम 2880 होंगे, वो 35,104 हो जाएंगे। ऐसे करते करते 2025 में हम 6,129, वो 34,000, और धीरे धीरे 2037 आते तक हम 37,528.47 करोड़ डॉलर होंगे, और वो होंगे 33,356.38 करोड़ डॉलर। इंडिया विल बी द नंबर 1 इन 2037। यस यस यस, बिल्कुल होगा। इसको बोलते विजन, जो डी सर ने देखे है। 2037 तक आप दिख गए ना, 1,000 नहीं 5,000 लोग करोड़ स्टार रूपी हो जाएंगे। ये देखिए, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों में भारत की ग्रोथ 16.1% रही। इस हिसाब से 2037 में भारत डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला देश बन जाएगा। इसके लिए काम करिए। और ये देखिए, 20 जून 2020 को तालकटोरा स्टेडियम में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मीटिंग में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, देखिए। On your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. Actually, if you look at the direct selling industry, the woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The direct selling industry can tie up with various schemes of the government like Startup India, Stand Up India, Skill India. The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो सारा आसमान बाकी है। भारत सरकार का मंत्री बोल रहा है भाई साहब। और महिलाओं को खुश होने की जरूरत है, महिलाएं ज्यादा है पुरुषों से। क्या बोलते हो? ठीक चल रहा है बातचीत? आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। क्रमवार बताऊंगा आपको। देखिए, कहते हैं ना, इतिहास को अगर याद रखना है तो घटनाओं के घटने के क्रम में याद रखिए, जल्दी याद होता है। मैं आपको पूरी घटनाओं के क्रम में बता रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ, विद्यालय में शुरू होगी क्लास। ये देखिए, 12वीं कक्षा 8वीं से एमए तक के छात्र सीखेंगे। ये देखिए, स्कूलों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोर्स छाप दिया, किताबें निकाल दी। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग, टाइम्स ऑफ प्लान्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये देखिए, लोग पढ़ाना लिखाना चालू कर दिए। और ये घटना घटी कब? देखिए, हमारे आदरणीय डायमंड प्रोफेसर अतुल खोसला, ये आदमी इतना बड़ा आदमी, अरे बाप, विश्व के कई देशों में जाके कई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आ चुके हैं। ये आए अपने हिमाचल में शलोनी यूनिवर्सिटी इन्होंने डाली। ये है हेम कुमार पांडे, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और ये है डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ,
पहले व्यक्ति हिंदुस्तान के जिन्होंने पीएचडी की है डायरेक्ट सेलिंग में। क्या हुआ देखिए, अब देखिए ये मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको शालोनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। आपने अभी तक के स्क्रीनशॉट देखे हैं ना, अब मैं लाइव दिखाता हूं आपको। ये शालोनी www.shaloniuniversity.com पे जाइए। यहाँ पे ये देखिए ये एडमिशन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी शालोनी यूनिवर्सिटी ने नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया। ये आज तक की रिपोर्ट है। ये देखिए ये एडमिशन नाम के टैब को क्लिक करिए, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर नाम की इसमें जाइए। देखिए शालोनी यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 है। इसमें देखिए बीकॉम, बी फार्मेसी, बी टेक, ये देखिए नीचे जाते जाइए, है ना। ये देखिए बी सिविल और सीएससी, ये देखिए कितने सारे कोर्स है। और 112वें नंबर पे देखिए एमएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्टिक्स 66,155 रुपए फीस। ले आओ ना, फुकट में न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग मिलती ना, एसफाईओ की लेते नहीं ना, ले आओ करो एमएससी 66,000 रुपए देके। अरविंद साखी जी, मनीषा मैडम गला फाड़ दिए है ना। न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स कर लो भैया, 3,500-4 हजार में मिल रहा है, कर लो, नहीं तो 66,000 देने पड़ेंगे। मैंने तो कर लिया भैया, मेरे पास डिग्री है और मैंने पूरी ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ी है। आप न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट बोलो, हम बता सकते हैं। एस5 में देख लिया होगा आपने, है ना। और 117वें नंबर पे देखिए टैंग टैंग पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग 75,750 रुपए 1 साल की फीस। देव 1.5 लाख और सीखो भैया, मत सीखो, मत आओ मॉर्निंग सेशन में, कोनो जरूरत नहीं है, सोए रहो, मत आओ। फ्री में सीखने को मिल रहा है ना। और मैं बताऊं यहाँ जो मिल रहा है ना, ये भी वही मिल रहा है जो वहां पैसा देके मिलेगा। यस यस बिल्कुल। यहाँ पे भी खिलाड़ियों की कमी नहीं है, सब एक से एक धुरंधर लोग बैठे हैं। आप एक बार आइए तो आप बताओ, जल्दी बताओ भैया, फ्री में सीखोगे कि वहां जाके सीखोगे? 70,000 देके। हाँ डी सर, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। एंट्रेंस एग्जाम भी देंगे सर। हाँ, मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में। वो 30 लड़कों का पहला बैच आ रहा है ना, साला ऐसा पटाऊंगा उनको, 15 लेफ्ट में 15 राइट में, कोट पैंट पहने हुए प्लान बहुत दिखाएंगे। शानदार आइडिया। हाँ, मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ सर। क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का? अभी पता कर रहा हूँ सर, मेल भेजा है यूनिवर्सिटी। हमें भी जानकारी दीजिएगा। यस सर। हम ठीक, प्रोफेसरों को पकड़ेंगे। यस। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को कानूनी मान्यता दे दी है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब ये कल की रिपोर्ट जो सर ने दिखाई, गवर्नमेंट इशूज ड्रॉप नॉर्म्स टू रेगुलेट डायरेक्ट सेलिंग। ये तो पेपर है भाई साहब, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, असल दिखाता हूँ। ये कहाँ आप देख रहे हैं? देखिए ये देखिए, ये जो बता रहे ना, ये वो पूरा सच नहीं है, ये पूरा सच ये है। देखिए अनुपम मिश्रा जॉइंट सेक्रेटरी, इन्होंने क्या लिखा है, ये द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फ्रेड बाय सब क्लियर सब सेक्शन 2 of section 101 of the Consumer Protection Act 2019 35 to 2035 of 2019 and to regulate direct selling activities, the central government hereby propose to frame Consumer Protection Direct Selling Rules 2021। अब आगे देखिए, views, comments, suggestions of the proposed draft Consumer Protection Act Rules 2021 may be sent within 21 days by 21st July 2021 by email। इसका मतलब क्या है, 3 जुलाई को ये ड्रॉप इशू हुआ, 21 तारीख तक के लोगों की राय मांगी है सरकार ने कि क्या करना क्या नहीं करना। पूरा ड्रॉप अवेलेबल है। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकार का। आपको ढूंढने में तकलीफ होगी तो मैं यह दिखा भी दूंगा। और आपको एक बात और बताता हूँ, उस ड्राफ्ट में क्या लिखा है, इसकी एक ट्रेनिंग चाहते हैं क्या पीपीटी से? कानून की ट्रेनिंग, कंपनी के लिए क्या है और कस्टमर के लिए क्या है, फोटो के साथ, एक लाइन के साथ ट्रेनिंग चाहते हैं क्या? तो मुझे जब भी अगला मौका, जब भी गुरुदेव प्रदान करेंगे, मैं वो ट्रेनिंग आपको दे दूंगा। एक चीज, एक भाई ने अभी सुबह पूछा था कि भाई हमको कुछ होगा तो नहीं। अरे कुछ नहीं होगा रे बबुआ, कुछ नहीं होगा। कब होगा मैं ये भी बताऊंगा। देखिए इस ड्राफ्ट में एक लाइन लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। कंपनियों की तो पूरी वाट लगा दी है सर। 95% रूल जो है वो कंपनियों के लिए है, लेकिन डायरेक्ट सेलर के लिए भी रूल है। बताओ क्या रूल है? आप किसी के घर बिना अपॉइंटमेंट नहीं जा सकते, बिना आइडेंटिटी कार्ड के नहीं जा सकते, नहीं तो कंप्लेंट कर देगा आपके खिलाफ। लिखा है उसमें, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना ही रूल है। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ,
और जल्दी से दर्जी के यहाँ भाग जाओ और कोट टाई सिला लाओ और आइडेंटिटी कार्ड बना लाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पिरामिड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अगर किसी को बताते होंगे मत बताना। 27 जुलाई के बाद तो मत बताना, क्योंकि 27 जुलाई को कानून बन जाएगा। पिरामिड स्कीम बयान हो चुकी है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बिल्कुल मत बताना। और एक जैसा प्रोजेक्शन मत बताना। आरसीएम की मार्केटिंग प्लान की किताब में देखना, एक लेख बड़ी एक छोटी, किसी में 70, किसी में दिखाते ना आनंद सर, हम पागल समझते थे उनको, वो पागल नहीं, वो सही है, उसी को दिखाओ। अपना दिमाग लगाना बंद, ठीक? नहीं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी मेरे जैसा मिला ना तो रिकॉर्डिंग करके निपटा देगा तुमको, ठीक? तो क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। नियमों का महत्व, नियमों का महत्व क्या है, अगले 5-7 मिनट रुकिए सर। अब वो होने वाला है, अब आ रही मलाई, चाहिए मलाई, पूरे प्रोग्राम का सार। नियमों का महत्व देखिए, सरकार का ध्यान आने से चीजें विश्वसनीय बनकर कैरियर के रूप में ले ली जाती है। हमारे रंजीत सर बोलते हैं, जब भी कोई आविष्कार होता है तो सबसे पहले उसका तिरस्कार होता है, लोग उसकी आनाकानी करते हैं, लोग उस पर कमेंट करते हैं। सिलेंडर आया तो लोग उसको मानते नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमारा उसकी उपयोगिता बढ़ती है तो लोग उसको स्वीकार करते हैं और फिर उसके लिए हाहाकार मचता है। अभी सिलेंडर खत्म हो जाए तो लोग लाइन में लगते हैं कि नहीं? तो अब देखिए क्या होगा, चीजें विश्वसनीय बनकर आपके सामने आएंगी। और ये देखिए, आरबीआई आया, जब आरबीआई आया तो लोग गवर्नमेंट बैंकों को तो थोड़ा बहुत पैसा रखते थे, लेकिन प्राइवेट बैंकों से बड़े डरते थे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने एक रेगुलेशन जारी किया, लोगों को ये बताया कि नहीं भैया, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट लोग भी ठीक है, वो हमारे पास सिक्योरिटी जमा किए, कहीं भागने वाले नहीं है। लोगों ने तुरंत बैंकिंग सेक्टर को कैरियर के रूप में लिया, पैसा जमाना करना चालू कर दिए। नहीं तो पहले लोग बैंक में पैसा रखने से डरते थे, भाग जाएगा तो। ये उसका प्रभाव है। आईआरडीए, मैं ट्रेनर था बजाज एलियांज का, नंबर 1 ट्रेनर था। आईआरडीए आने के पहले क्या था भाई साहब, इधर लोग इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा लगाने से, इंश्योरेंस का मतलब जानते हैं क्या होता था आनंद सर? बिस्किट मतलब पार्ले जी और बीमा मतलब एलआईसी। यस। किसी को बजाज एलियांज, रिलायंस ये मालूम था क्या? नहीं। लेकिन आईआरडीए आया, उसने कैंपेनिंग की, उसने 1999 में आने के बाद में बताया कि नहीं, हम है ना, मैं हूं ना, कोई गड़बड़ करेगा तो कैंपेनिंग की, विज्ञापन दिए। आज भाई साहब 28 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं और कोई बजाज या रिलायंस के नाम पे आपको डराता नहीं है। अब लोग बना लेते पॉलिसी। यहाँ जितने लोग बैठे उनमें से कई सारे लोगों के कार की पॉलिसी प्राइवेट कंपनी से बनी होगी, इफ्को, टोक्यो या रिलायंस या बजाज बनी होगी कि नहीं? चोलामंडलम, सुंदरम, तो जी 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 बिल्कुल। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से लोग डरते थे। लेकिन आजकल टीवी में एड आती है इसकी, और सरकार बोलती है हम प्रतिभूतियों की गारंटी लेते हैं। लोगों ने इसको कैरियर के रूप में लेना शुरू किया, पैसा लगाना शुरू किया। अब मुझे बताइए, जब डायरेक्ट सेलिंग का रूल आएगा 27 जुलाई को, अभी तो जितनी भी G9 कंपनियां हैं, एक बार स्क्रूटनी होगी। अभी जो 300-400 कंपनियां हैं ना, सबकी वाट लगी, 2, 4, 10, 20 कंपनियां रहेगी। जितनी भी G9 कंपनियां हैं, लाइक एमवे, हर्बालाइफ, डीएक्सएन, ओरिफ्लेम, टपरवेयर एंड आरसीएम, लोग इसको कैरियर के रूप में लेके पागलों जैसे काम करना शुरू कर देंगे। अभी तो सिर्फ नींव गड़ी है, शीश महल बनना अभी बाकी है। बात समझ में आ रही है? 27 जुलाई को वो दिन हम लोगों के जीवन में आने वाला है। अब नेटवर्क मार्केटिंग चिट फंड नहीं, नेटवर्क इंडस्ट्री होगी। कल गुरुदेव ने ये बात कही थी। और जब कोई इंडस्ट्री बन जाती है ना, तो उसको मान्यता मिल जाती है। अब क्या होगा, ये देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर सख्ती, बदलना होगा मॉडल, नहीं तो जाओ जेल, चलो जेल, दिल्ली चलो बोलते ना, चलो जेल होगा। आप ये देखिए, और केवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड सही 60 कंपनियां जो भारत सरकार की 100% गाइडलाइन का पालन करेंगी, वही चलेगी। इस पूरे एक्ट में डायरेक्ट सेलर के लिए क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए क्या है, इसको एक और प्रेजेंटेशन से विस्तार से बहुत ही जल्द हम आपके बीच में लेके आएंगे, अगर आप परमिशन देंगे तो आप इस विजन को समझिए, डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो सकता है। देखिए, भारत डायरेक्ट सेलिंग के लिए चाहिए लोग, भारत में है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए चाहिए एक अच्छी कंपनी जिसके प्रोडक्ट G9 हो, सब कुछ हो, वो है, और वो आरसीएम है। ठीक है, देखिए, ये विदेशों में जाने वाला पैसा हमको रोकना होगा, एकता की ताकत दिखानी पड़ेगी।
ये डॉलर पाउंड येन में जो पैसा जा रहा है रोकना होगा। जीडीपी देश की गिर चुकी है कोरोना के कारण, लेकिन क्यों रोकना होगा जानते हैं? क्योंकि जीडीपी गिर चुकी है, लेकिन एक आम आदमी बोलता है व्हाट वी कैन टू डू सपोर्ट दिस पब्लिक एज ए पब्लिक। स्वदेशी अपनाओ। जापान, अमेरिका, चीन, फ्रांस के निवासी जब अपने देश का माल खरीदने में गर्व करते हैं तो हम भारतवासी क्यों नहीं करते? यस, तो हमको इसको रोकना होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग वह बिजनेस है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वह बिजनेस है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं, अगले करोड़पति आप हो सकते हैं, अगले करोड़पति आप हो सकते हैं, यदि आप ठीक से यह जान ले कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। सहमत है इस बात से? यस यस पूरी तरह समझ। दोस्त 2021 की लघु कथा आपको बताती नियम आने के बाद। दो बचपन के दोस्त बहुत सालों बाद मिले। पहला दोस्त बोलता कितने बच्चे भाई तेरे? बोले 4 है। क्या करते हैं? पहला एमबीए, दूसरा एमसीए, तीसरा एमटेक है और चौथा नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहला दोस्त चिड़ा, बोले पागल हो गया, तो चौथे को समझाते क्यों नहीं, वो भी कुछ कर ले। तो दूसरा दोस्त बोलता भैया वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार है। बहुत बढ़िया। ये लघु कथा होने वाली है। यस, तो चलिए ये वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, अभी समय चल रहा है थोड़ा। इससे एक बात तो साफ है कि अमीर वो विशेष योग्यता वाले लोगों के पास अमीर बनने के कई रास्ते हैं, परंतु आम व्यक्ति के पास बिना पूंजी व विशेष योग्यता के अमीर बनने के बहुत कम रास्ते हैं, और उसमें एक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। अमीर लोग तो कुछ भी करके अमीर बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास में नेटवर्क मार्केटिंग है। तो क्या बोलना है आज के बाद? दिल दिया है जान भी देंगे, है आरसीएम तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, है आरसीएम तेरे लिए। कोई रास्ता नहीं है बबुआ, बहना मेरी विनती स्वीकार कर लो, कोई रास्ता नहीं है। हम अपना नौकरी छोड़े, 75,000 रुपए पेमेंट है, लेकिन हमारा टोटल जो इनकम आया हुआ है ना, दुकान और सब पूरा फैमिली पकड़ के 2.5 लाख से ऊपर है मार्च का। हम बोल रहे भैया अगर आप कुछ मानते हैं हमको तो स्वीकार करिए। आपको पता तो चला होगा कितनी मेहनत की है इसके पीछे, कहां से बता रहे हैं आपको। देखिए हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। नेटवर्क क्या है? क्या वाकई में नेटवर्क में जीवन बदलने की ताकत है? ये बनता कैसे है? क्या मैं भी अपना नेटवर्क बना सकता हूँ? क्या मैं भी अमीर और कामयाब बन सकता हूँ? आप अपने अपलाइन से मिलिए आज ही और इन प्रश्नों के उत्तर मांगिए उनसे। सर जो भी आपके अपलाइन है, सब लोग हमका फोन नहीं करना बबुआ, अपना अपना अपलाइन को करो, ठीक है? हमको तो सुबह मॉर्निंग सेशन में पूछ ले जो पूछना है, अपना अपना अपलाइन को करो फोन, ठीक? और उनके साथ बैठो और तरीके से जो भी आपका लेवल हो, जो भी हो, आज बैठो कि मेरे को समझने का है सर, आज मेरी आंख खुल गई, मेरे को समझाओ। डबल बैठो, डबल काउंसलिंग आज ही करिए कि मेरे को अमीर बनना है, तब तक पैंट नहीं छोड़ना है। ना खाता ना बही, जो अपलाइन कहे वही सही। यस, देखिए क्लासिफिकेशन 1920 से 1940 तक इंडस्ट्रियल क्रांति आई, सारे लोग मालामाल हो गए। 1941 से 60 तक नौकरी का युग आया, लोगों को पकड़ पकड़ के ले गए, नौकरियां दिलाई। आज मिल रहा है क्या? चपरासी के लिए 27,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं। 1961 से 1980 तक के प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और फिल्म इंडस्ट्री का दौर आया। इस समय क्या बोलते थे? 61 से पहले क्या था? नचनिया बोलते थे, पानी नहीं पीते थे हीरोइन के हाथ का। अभी सर बनारस में अगर आलिया भट्ट आ जाए तो क्या होगा? तो जाम हो जाएगा रोड, लोग गालियां सुन सुन के जाएंगे। जो कंगना, मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, थोड़ा सा माफी मांगता हूँ सर। जो कंगना रानावत बहुत ही कम कपड़े पहन के शूटिंग करती है ना, उसको राष्ट्रपति भवन में बुलाकर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, क्योंकि इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है भाई साहब। 81 से 2000 तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग था। कृष्णमूर्ति और उसके पत्नी ने गहने बेचकर इन्फोसिस की स्थापना की थी। आज वर्ल्ड के टॉप 10 आईटी कंपनियों में आते हैं। 2000 से 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल का बिजनेस था। मैं रिचार्ज की मेरी कंपनी है, सर्वर है खुद का, 14 लाख रुपए पर डे का टर्नओवर था। डी सर जानते हैं। आज जब से कोरोना आया सब लोग अपना रिचार्ज खुद ही मार लेते, वाट लग गई है धंधे की। अब कोई रिचार्ज के सहारे अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अब देखिए 2020 से 2040 तक दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आरसीएम भी साथ है, अपलाइन भी साथ है, सरकार भी साथ है, तो डरने की क्या बात है? कर लो ना आरसीएम, कर लो ना आरसीएम, कर लो ना आरसीएम, बन जाओ ना स्टार रूबी,
जब स्टार रूबी साथ है तो डरने की क्या बात है। ग्रेट। यस, ये टाइम आ चुका है भाई साहब, शंखनाद हो चुका है। जाग मेरे भैया, जाग जाग मेरी बहना जाग। यस, ये भी नहीं बताऊंगा, चलिए छोड़िए, एक चीज और बताता हूँ। फाइनल मास्टर स्ट्रोक है आज की मीटिंग का, चाहिए मास्टर Yes. स्ट्रोक। वो भी मार दीजिए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चुने। पहली बात, उस देश की सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, बाकी कच्छो हो ना हो चलेगा भैया। पहले तो सरकारी गाइडलाइन, जेल में नहीं जाना है बबुआ, जाना है कि किसी को जेल में बताओ। नो नो तो नो। कैरियर दाव पे लगाने का नहीं, तो उस देश की सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप क्या बोलेंगे, हमें गर्व है कि हम आरसीएम डायरेक्ट सेलर है। क्या बात है। कोई हमारे आसपास भी नहीं है सर। और मैं ये बात ताव में आके, जोश में आके नहीं बोल रहा हूँ। देखो, ट्रेनिंग लेके आया हूँ भाई, वत्स सर का चेला हूँ, बहुत सारी एकेडमी में ट्रेनिंग लेके आया हूँ, आपको फ्रेमवर्क देता हूँ। 4P फार्मूला याद कर लेना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पेड आउट एंड सिस्टम। अब आपको मैं मार्कशीट बनाना, कंपनियों की मार्कशीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मार्कशीट। पप्पू फेल होगा कि पास होगा। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 टेक्निकल साथी थोड़े से अनम्यूट रहेंगे भैया, थोड़ा मदद करेंगे, ठीक है। एक दो साथी जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं नाम लूंगा, आप थोड़ा अपना राय देंगे। मार्कशीट बना रहे हैं, पप्पू पास होगा कि फेल होगा। ये नाम की कोई कंपनी है, वेस्टीज है मान के चलो, या ए से IMV ले लो, बी से वेस्टीज ले लो, सी से आरसीएम ले लो। वो लोग हमारा कंपैरिजन करते, हम भी करेंगे। चलिए, मजबूत हो, कम से कम 15 सालों से चल रही हो, 25 अंक है, ठीक है। अब मजबूत का मतलब क्या है, खुद की फैक्ट्रियां होनी चाहिए, ऑफिस होने चाहिए, कहाँ प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट बढ़िया होने चाहिए। मार्क्स देने हैं 25 में से। तो मुझे बताइए, एमवे को कितने मार्क्स देंगे आनंद सर। स्वदेशी भी होनी चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि एमवे का तो ऑफिस हमने देखा ही नहीं। यस सर। 25 में से कितना नंबर देना चाहेंगे सर। 0। 0 दे देंगे, 2-4-5 दे देंगे तरस खाके, इससे ज्यादा तो नहीं देंगे। जीतन सर, वेस्टेज को कितना देंगे सर। क्योंकि पहले तो स्वदेशी ही नहीं है, तो वही पे गया। गया हो तो काम से ही गया। जीतन सर, वेस्टेज को कितना देंगे। वेस्टेज का कोई कंपनी फैक्ट्री वैक्ट्री देखा कहीं आपको। आज तक नहीं। नहीं तो कितना देंगे भरत सर, आप ही दे दो। ना, कहीं नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। नहीं देंगे, 5-2-4-5 दे देंगे। आरसीएम को कितना देंगे सर। 100%। प्रकट हो गए, ग्रेट ग्रेट। 100%। 25 नहीं तो 22, 23, 24 तो दे ही देंगे बबुआ। आज समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, समझ में आ रही है। 100%। अच्छा, दूसरा मार्कशीट का दूसरा विषय, 4-5 विषय में पास होना जरूरी होता है ना। दूसरा विषय, कंपनी के प्रोडक्ट रिपीटेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल होने चाहिए, इंडियन रेट कल्चर मेंटेलिटी के होने चाहिए। 1 रुपए का शैम्पू, अगरबत्ती, यानी निम्न से लेके उच्च वर्ग तक सभी के होने चाहिए। एमवे को कितना नंबर आनंद सर। नहीं मिलेगा, 0। नहीं मिलेगा सर। वेस्टेज को दे दो 0। भी गायब। आरसीएम को 100%। 25। पप्पू पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। पास हो रहा है। टॉप कर रहा है, टॉप कर अरे रहा है। हम पप्पू थोड़ी है, बाकी के पप्पू फेल हो रहे हैं। सुपर आरसीएम सुपर महान है, बाकी के पप्पू फेल हो रहे हैं और आरसीएम नंबर 1 बनते जा रहा है। अगला सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में कम वक्त फेल हो गए, नाक कटा दी तीसरे में। अब तो इसको दुनिया की कोई, अब तो सप्लीमेंट्री भी नहीं आएगी इनको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कंपनी का प्लान कैसा होना चाहिए। चाहे 1 लेग में चला लो, चाहे प्रोडक्ट बेच दो, चाहे 2 लेग चला लो, 3 चला लो, 30 चला लो, 300 चला लो। कई कंपनियां ऐसी है, बोले 6 लेग में अगर डायरेक्टर नहीं बना ना, तेरे को पैसा नहीं देंगे, सब पैसा अपलाइन को दे देंगे। यस सर, यस। है ना। प्लान Yes, सरल, व्यवहारिक और नीचे से ऊपर पैसा बांटने वाला होना चाहिए। यस। हाँ, तो चलो भैया, देव नंबर आनंद सर। 25 में 25 आरसीएम को, और बाकी लोगों को गायब। 0 है सर, 0 सभी लोग। लोग नंबर प्राप्त करने लायक है ही फेल हो नहीं। गए ना। आरसीएम पास, पप्पू फेल। अब तो सप्लीमेंट्री भी नहीं आएंगी, कमबख्त को 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, चौथे में लेके चलते हैं। कंपनी का प्रमोशनल मटेरियल और एजुकेशनल और सपोर्ट सिस्टम। अब मैं आपको बताऊं, एमवे के बाद, एमवे एक मेन कंपनी है, उसकी मदर कंपनी है न्यूट्रीलाइट, और एजुकेशन सिस्टम है BWW, बीट वर्ल्ड वाइड। वैसे ही आरसीएम की मदर कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम का मार्केटिंग ब्रांड है आरसीएम खुद, और इसका ये खुद का एजुकेशन सिस्टम है यूईएस। एक बार ताली बनती है, एमवे के बाद पूरे वर्ल्ड में पहली कंपनी जिसका खुद का एजुकेशन सिस्टम है, किसी दूसरे का नहीं है। क्या बात है।
खुद की वेबसाइट है, ऐप है, इतने सारे डिपो, कई मामले में आरसीएम बाप है, वो बाद में देखेंगे, किसी दिन, एक आध दिन और देखेंगे। मेरे पास में बहुत शानदार प्रेजेंटेशन है। नंबरिंग करो माई बाप, चौथे सब्जेक्ट में नंबरिंग करो। आरसीएम 100% पप्पू फेल हो गए, बाकी सारे यस आरसीएम पास हो गया ना? टॉप कर गया। यस यस ऐसे ही बोल रहे कि दिल से बोल रहे? दिल से नाज है सर, मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बोलिए, मुझे गर्व है कि मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट यूज होते हैं और मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बोलिए, हम सबका जीवन बहुत सुरक्षित है भाई, हम ऐसे हैरू गैरू नत्थु खैरू कंपनी में नहीं है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, टीम और एलओएस शानदार होनी चाहिए। अरे इतनी शानदार एलओएस है, नीचे से लेके ऊपर तक। यस यस कुमार सर से लेके सुजीत सर, वत्स सर तक के कोई जवाब है क्या इन लोगों का? ऊपर से लेके नीचे तक सर, ऊपर से नीचे तक सब लोग कामयाब है। वत्स सर तो राज कर रहे हैं पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, बापू बन बैठे हैं। तो सब्जी मंडी में बढ़िया कौन, जो सस्ती हो, जरूरत की हो, शुद्ध हो, डायरेक्ट किसान से लाए। और डायरेक्ट सेलिंग में बढ़िया कौन, तो सबका बाप नंबर 1 आरसीएम। क्या बात है सर, क्या आरसीएम क्यों करना, क्या है, कैसे करना, आज ही अपने अपलाइन के साथ बैठिए और 2025 तक का रोड मैप तैयार करिए। आज ही तैयार करिए। सुनहरे भारत की अभी भविष्य की एक बहुत अच्छी झांकी आने वाली है। यस यस